नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं भाषा शिक्षण की विधियां। तो यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन और दोनों भाषाओं की शिक्षण विधियां। और पहले अपनों ने शुरू की है हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। और हिंदी भाषा शिक्षण विधियों से संबंधित अपन पढ़ रहे हैं गद्य शिक्षण को। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण की। और भाषा शिक्षण में अपनों ने सबसे पहले जिसको शुरू किया है वो कौन सा है? गद्य शिक्षण। और गद्य शिक्षण में भी अपनों ने कल जो शुरू किया था वो था कहानी शिक्षण। तो कहानी जो शिक्षण है उसमें अपनों ने कल की क्लास में देखा था उद्देश्य। कहानी के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक तो बालक में रुचि पैदा करना, साहित्य के प्रति रुचि बालक में उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण बात की बालक की कल्पना शक्ति में अत्यंत विकास होता है। और यहाँ पर कल की क्लास में आपको मैंने बताया था कि जितने छोटे छोटे बालक हैं उनको लंबी लंबी कहानियां सुनाइए। जितनी लंबी कहानियां सुनाएंगे उनकी कल्पना शक्ति उतनी ही अधिक विकसित होगी। और जितनी कल्पना शक्ति विकास करेगी उतना ही उनका माइंड डेवलप होगा, उनका मस्तिष्क विकास करेगा और उतने ही वो क्रियाशील होते जाएंगे। तो आज अपन देखते हैं कहानी शिक्षण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें। और महत्वपूर्ण बातों में आज अपन बात करते हैं कहानी शिक्षण के कुछ सोपान। यदि आप कहानी का शिक्षण करवा रहे हो क्लास में तो आपको किन किन सोपान से होकर गुजरना पड़ेगा, कौन कौन सी सीढ़ियां आपको पार करनी पड़ेगी, उन चीजों को अपन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप कोई भी कहानी शिक्षण करवा रहे हैं तो विषय वस्तु का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। आपको क्लास में जाने से पहले ही देख लेना है कि आज की क्लास में अपन कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन करने वाले हैं, कौन से विषय का अध्ययन करने वाले हैं। ये एक विडंबना कही जा सकती है कि कुछ शिक्षक है वो क्लास में जाने के बाद बच्चों से बुक लेते हैं और बुक लेकर फिर तय करते हैं कि कहाँ तक पढ़ लिया गया था और आगे क्या पढ़ना है। ये बहुत ही गलत पद्धति मानी जा सकती है। यदि अपन एक अच्छे शिक्षक हैं, देखिए, शिक्षक सबसे पहले विद्यार्थी होता है, उसके बाद वह शिक्षक होता है। कोई भी शिक्षक कभी भी पूर्णतया शिक्षक की श्रेणी में नहीं आता, वो पहले विद्यार्थी होता है। तो इसलिए उसको पहले चयन करना चाहिए, उस विषय वस्तु से संबंधित सामग्री जुटा लेनी चाहिए क्लास में जाने से पहले। तो सबसे पहले तो विषय वस्तु का चयन करना है। और विषय वस्तु का चयन आप किसी भी जगह से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। विषय वस्तु में यदि अपन हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी यदि अपन बात करें तो हिंदी में भी अनेक विषय हो सकते हैं, अनेक प्रकार की विषय वस्तु हो सकती है। जैसे धार्मिक विषय वस्तु हो सकती है, राजनीतिक विषय वस्तु हो सकती है, पौराणिक विषय वस्तु हो सकती है। साथ साथ ये जो है धार्मिक, राजनीतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विषय वस्तु भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन इतिहास को लेंगे, अकबर का जन्म मृत्यु यानी पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे, नहीं। बहुत से कवि ऐसे हैं जिनकी कहानियां ऐतिहासिक है, अर्थात इतिहास के पात्रों पर आधारित है। बहुत से लेखक ऐसे हैं जिन्होंने पौराणिक कथाओं को लेकर कहानियां लिखी है। बहुत से लेखक ऐसे हैं जिन्होंने राजनीतिक विषयों या फिर रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार से संबंधित लेखन कार्य किया है। और बहुत से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श किया है। और यदि विश्वास नहीं हो तो भक्ति साहित्य को उठाकर देख लीजिए, पूरा का पूरा धार्मिक साहित्य मिलेगा। तो धर्म से संबंधित विषयों पर भी बहुत से लोगों ने विचार विमर्श किए हैं। साहित्य क्या है? आप मूवीज देखते हैं, वो क्या है? साहित्य का एक पार्ट ही है। बहुत से लेखक ऐसे हैं जिनकी कहानियों, जिनकी उपन्यासों पर फिल्में बन चुकी है। और यदि अपन बात करें सिंघम की, तो सिंघम में जो पार्ट 2 आया था, तो उस पार्ट 2 में किस विषय को लेकर किया गया है? एक वो बाबा थे और बाबा को झूठा साबित करने के लिए ही
तो वो सारा का सारा प्रपंच रचा जाता है। तो वो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि राजनीति का विषय हो गया, हिंदी का भी विषय हो सकता है। और जहां पर यदि अपन राजनीतिक और इतिहास की बात करें तो जहां पर लोगों ने, राजनीतिज्ञों ने या राजाओं ने, मंत्रियों ने, सामंतों ने तलवार के माध्यम से देश में अपना योगदान दिया है, देशभक्ति की है, वहीं पर कवियों ने कलम से अपना योगदान दिया है और कवियों ने इन सभी विषयों पर अपनी कलम चलाई है, अपनी लेखनी चलाई है। तो आप पहले ही तय कर लेंगे कि आज कक्षा में आपको अभ्यर्थियों को किससे संबंधित विचार देना है या किससे संबंधित आप आज छात्रों के साथ विचार विमर्श करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको करना है विषय वस्तु का चयन, जो कि अनेक जगहों से आप ले सकते हैं। जैसे ही आपने विषय वस्तु का चयन किया तो ये नहीं है कि आप क्लास में गए, हाँ जी आज अपन कहानी पढ़ने वाले हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी पुरस्कार का अध्ययन अपन करने वाले हैं। ये नहीं, ये आपको किसके माध्यम से बताना है? प्रस्तावना के माध्यम से बताना है। यानी आपको जाते ही बालकों को, जाते ही कक्षा में जाते ही आपको बालकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ बातें करना शुरू करना है। और बातों में पुरस्कार, जैसे मतलब दो बच्चे हो, ठीक है, वो तो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, दो बच्चे ऐसे हो जो शैतानी कर रहे हो, तो आप यूं कहोगे भी ये क्या कर रहे हैं? ये शैतानी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं, ये मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। तो इनको क्या मिलना चाहिए? इनको पनिशमेंट किया जाना चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए और इनको पुरस्कार मिलना चाहिए। तो पुरस्कार, अरे पुरस्कार से याद आया कि आज अपन कहानी भी पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको विषय वस्तु पर आना है। किसके माध्यम से आना है? प्रस्तावना के माध्यम से आना है। और प्रस्तावना ये कहती है कि आपको विषय वस्तु पर आने के लिए बच्चों के साथ 2-5 मिनट बात करनी है। और बात करनी है का मतलब उसी से संबंधित 2-4 ऐसे प्रश्न पूछने हैं ताकि आप विषय वस्तु पर आसानी से पहुंच सको। ठीक है, तो अपन यहां पर बात कर रहे हैं सोपान की। तो सोपान से संबंधित यदि अपन बात करें तो पहला सोपान माना जाएगा विषय वस्तु का चयन। यानी पहले आपको विषय वस्तु का चयन करना है। ये पहली सीढ़ी आप चढ़े तभी आपको दूसरी सीढ़ी मिलेगी प्रस्तावना की। तो आप प्रस्तावना भी कक्षा से बाहर ही बना लेंगे। कक्षा में जाने से पहले की ये स्थितियां हैं। पहले ही आप विषय वस्तु का चयन करेंगे, प्रस्तावना का निर्माण भी आप कक्षा में जाने से पहले कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? क्लास में जाना है। विषय वस्तु का चयन कर लिया, प्रस्तावना बना ली। अब आपको पता है कि आप क्लास में किस प्रकार से तो विषय वस्तु शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे और किस प्रकार से आपको प्रस्तुतिकरण करना है और किस प्रकार से आपको विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। तो जैसे ही आपने ये सारी की सारी चीज तय कर ली, तब कक्षा में आप गए और जैसे ही कक्षा में गए तो आपने अपनी ये जो पूरी योजना यहां तक की बनाई है उसका प्रस्तुतिकरण करना शुरू कर दिया। यानी पहले आपने बच्चों के समक्ष प्रस्तावना रखी, प्रस्तावना के माध्यम से आप पुरस्कार कहानी पर आए, तो फिर आप पुरस्कार कहानी बच्चों के साथ साथ पढ़ने लगे। और आदर्श शिक्षण वहां माना जाता है जहां पर शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया जारी रहे। तो इसलिए अब आपको प्रस्तुतिकरण शुरू कर देना है। जैसे ही प्रस्तुतिकरण शुरू किया, बीच बीच में आपको अर्थबोध भी करवाते जाना है। अर्थबोध कराना। अब ये नहीं है कि आपने विषय वस्तु जो आपने जिस रूप में पढ़ी है उसी रूप में आप वाचन कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है हिंदी में आप पुस्तक भी हाथ में ले सकते हैं। तो आपने पुस्तक हाथ में ली है तो इस प्रकार से पुस्तक हाथ में लिया और आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, बीच बीच में उनमें जो कठिन शब्द आ रहे हैं
तो उनका काठिन्य निवारण भी करना है, साथ साथ उनका सरल अर्थ भी बताते हुए चलना है। तो यहाँ पर चौथा जो स्टेप आता है वो कौन सा आता है, अर्थ का बोध करवाना। अब बालकों को आपको अर्थ बताना है, ठीक है, और वो कहां पर चलेगा, प्रस्तुतिकरण के बीच बीच में चलेगा। जैसे ही आपने बालकों को अर्थ बोध करवाया, आप साथ साथ समझाते हुए चल रहे हैं और धीरे 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 आप विषय वस्तु के अंत में पहुंच गए। अंत में पहुंचते ही आपने जैसे ही कहानी कंप्लीट किया, खत्म किया, आप वहीं पर कहानी को छोड़कर और बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको वहां पर कहानी के खत्म होने पर, विषय वस्तु के खत्म होने पर सारांश के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट भी बचाकर रखने हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको सारांश प्रस्तुत करना भी अत्यंत आवश्यक है ताकि बालक उसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सके। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे ही विषय वस्तु कंप्लीट की, टाइम हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पीरियड में आप जा रहे हैं, तो उस समय सबसे पहले बालकों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि कल की कहानी से अपनों ने क्या सीख ली। आप सारांश जब तक नहीं बताएंगे, बच्चों को इसका आत्मीकरण नहीं होगा और पढ़ाए हुए लेसन का, पढ़ाई हुई इकाई का जब तक आत्मीकरण नहीं होगा, तब तक आपका पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ व्यर्थ चला जाएगा। तो इसलिए 5वां स्टेप कौन सा है, सारांश का। अब आपने अपना काम कर दिया, आपने बालकों तक विषय वस्तु पहुंचा दी, आपने शुरू से लेकर अंत तक, सारांश तक उनको बता दिया। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये पता करें कि आपने जो शिक्षण करवाया है वो प्रभावशाली है या सामान्य है। इसके लिए अब आपको क्या करना है, इसके लिए अब आपको मूल्यांकन करना है ताकि बालक कहां तक आपके शिक्षण को समझ पाए हैं, कहां तक उन्होंने विषय वस्तु को प्राप्त किया है, ग्रहण किया है। तो इसके लिए आपको छठे स्टेप में क्या करना है, मूल्यांकन करना है। और इसी मूल्यांकन के साथ यदि आपने बच्चों को पूछा, 70% कहा जाता है कि 70% बच्चे यदि आपकी विषय वस्तु से संबंधित जवाब दे रहे हैं, 70% का मतलब 70% ही तो विषय वस्तु और 70% ही विद्यार्थी, कि आपकी 100 में से 100 तो हो सकता है बालक कुछ चीज मिस कर जाए, परंतु पढ़ने के बाद कम से कम 70% विषय वस्तु तो बालक बता रहे हैं। और 100% बालक भी नहीं बता पाते। कुछ बच्चे तो होते ही हैं कि आप पढ़ा रहे हो और वो वहां पर बाजार में शॉपिंग कर रहे हो, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आप पढ़ा रहे हो, वो गिल्ली डंडा खेल रहे हो, अब की बार तो मैं चौका छक्का अब की बार तो मैं खूब दूर गिल्ली डंडा फेंकूंगा, या फिर क्रिकेट खेल रहे हो। किसी का भी ध्यान इधर उधर जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शिक्षण में फेल होगे। तो आपको इसका चयन किसके माध्यम से करना है, 70% विद्यार्थियों के माध्यम से। 70% विद्यार्थी जितने भी क्लास में है, उनमें से 70% विद्यार्थी आपकी विषय वस्तु को समझ चुके हैं और वह कम से कम 70% से संबंधित जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब वहां पर आपका शिक्षण प्रभावी है, आप एक सफल शिक्षक माने जा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी महत्वपूर्ण क्या बात है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कहानी शिक्षण के लिए आपको इन सोपानों से गुजरना ही गुजरना पड़ेगा। और तीसरी बात आती है एग्जाम की। तो एग्जाम में आपसे सीधा का सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कहानी का सोपान नहीं है। तो आपको ये भी अच्छे से याद करने हैं, और यहां पर ये भी मैं बता देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप याद करने हैं। ऐसे नहीं कि आप प्रस्तावना पहले कर रहे हैं और विषय वस्तु का चयन बाद में कर रहे हैं, मूल्यांकन पहले कर रहे हैं और प्रस्तुतिकरण बाद में कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल इसी प्रकार से चलेगा। 1 नंबर पर विषय वस्तु का चयन होगी, फिर प्रस्तावना होगा, फिर प्रस्तुतिकरण, अर्थबोध, सारांश और मूल्यांकन। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। तो यहां पर अपनों ने क्या देखा, अपनों ने देखा
कहानी शिक्षण से संबंधित स्टेप या सोपान कितने हो सकते हैं? 6 स्टेप हैं जिनको आपको पार करना है कहानी शिक्षण करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो कहानी शिक्षण के सोपान है वो तो आपके कंप्लीट होते हैं। और अब अपन बात करते हैं किसकी? अब अपन बात करते हैं कहानी शिक्षण से संबंधित विधियों की। तो कहानी शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं? उसमें यदि अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो शिक्षण की विधियां। ये शिक्षण की विधियों का मतलब है कहानी शिक्षण की विधियां। देखिए कौन कौन सी और कितनी विधि हो सकती है। इसमें यदि अपन देखें तो सबसे पहले तो मौखिक कहानी वाचन, मौखिक कहानी वाचन विधि, एक तो ये हो गई। दूसरे की यदि बात करें तो चित्र प्रदर्शन विधि, चित्र प्रदर्शन विधि। और तीसरी की यदि बात करें तो अधूरी कहानी पूर्ति शिक्षण या प्रणाली, या अपन प्रणाली जैसे विधियां पढ़ रहे हैं तो अधूरी कहानी शिक्षण प्रणाली। उसके बाद अगली हो सकती है, अगली जो विधि हो सकती है वो सीधा का सीधा वाचन करने वाली विधि भी हो सकती है, वाचन प्रणाली। और उसके बाद अंतिम जो विधि हो सकती है वो ये है गहन अध्ययन, और कुछ जगहों पर गहन वाचन भी आता है, वाचन प्रणाली। ये लो, ये हिंदी कहानी शिक्षण संबंधी विधियां प्रमुखतया हो सकती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन देखते हैं एक एक विधि को कि इसमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस प्रकार से शिक्षण इसके दौरान करवाया जाता होगा। तो वो चीज अपन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन बात करते हैं एक एक करके सभी शिक्षण विधियों की। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेस दी जा रही है उनमें कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक दी जा रही है। कॉलेज एजुकेशन में बीए की तीनों क्लासेस का पूरा सिलेबस दिया जा रहा है, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीए थर्ड ईयर। आप एक बार उनकी प्ले लिस्ट पर जाइए और वहां पर बीए पार्ट फर्स्ट की जो क्लास चल रही है उसमें कहानी शिक्षण करवाया जाता है। कहानी वाली किताब चल रही है और कहानी शिक्षण करवाया जाता है। वो क्लास आप देख लीजिए, वो ही क्या है, मौखिक कहानी वाचन विधि। वो ही विधि मौखिक कहानी वाचन विधि होती है। कैसे और उसमें कैसे करवाया जाता है, तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं। देखिए शिक्षक ने पूरी तैयारी की कहानी से संबंधित, ठीक है, पूरी तैयारी की और फिर क्लास में जाकर कहानी सुनाना शुरू कर दिया और बालक रुचि लेकर कहानी सुन रहे हैं। वैसे भी कहानी में बहुत आनंद आता है, और यदि शिक्षक थोड़ा सा यूं है कि थोड़ी सी मेहनत कर ले और क्लास में यदि जाए और हाव भाव के द्वारा, कि जिस प्रकार से कहानी में जो पात्र है उनके हाव भावों को लेते हुए और यदि कहानी शिक्षण करवाए तो शायद ये शिक्षण है वो बहुत ही रोचक बन जाए। क्यों? क्योंकि इसमें है वो मुख से कहानी सुनाई जाती है।
पुस्तक का सहारा इसमें नहीं लिया जाता, पुस्तक नहीं ली जाती। अब एक तो ये है कि पुस्तक हाथ में है इस प्रकार से, और अपन एक लाइन यहाँ पढ़ रहे हैं फिर बच्चों को बता रहे, एक लाइन यहाँ पढ़ रहे हैं फिर बच्चों को बता रहे, थोड़ा सा बच्चे हैं वो इस चीज से हट जाते हैं। और एक आप लगातार कहानी सुनाते जाइए कि इस प्रकार से वहां पे ऐसा हुआ। मान लीजिए कि प्रेमचंद जी की कहानी है पूस की रात। अब पूस की रात में, पौष महीने की रात, अत्यंत ठंडी रात, किसान के पास कंबल नहीं है ओढ़ने के लिए, वो जाता है खेत में खेत की रखवाली के लिए अपने कुत्ते जबरा के साथ। दोनों को बहुत ठंडी लगती है। कुत्ते को बोलता है क्यों, किस लिए आया, ये सोच रहा था ना कि मैं कहीं माल खाने जा रहा हूं, अब देख लिया ना मैं सिर्फ रखवाली। मतलब इतना प्रेम भावपूर्ण व्यवहार उनके बीच में होता है, बातें होती हैं उनको। यदि आप उसी तरीके से हाव भाव के अनुसार बच्चों को बताएंगे तो वो बहुत ही रोचक हो जाएगा। तो इस प्रणाली के माध्यम से शिक्षण जो है वो रोचक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मौखिक कहानी वाचन, कहानी का वाचन किया जाएगा, यानी कहानी पढ़ी जाएगी, परंतु कैसे, मौखिक। तो यहाँ पर अगर पुस्तक का सहारा नहीं ले तो वहां पर ये जो शिक्षण है वो अत्यंत प्रभावशाली होगा और रोचक होगा। तो ये कहानी शिक्षण की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इसमें दो ही बातें अपन ग्रहण करेंगे। और यदि इसको परिभाषित करने की बात है तो मैं इसके बारे में लिख देती हूं कि इस विधि द्वारा शिक्षक विषय वस्तु की पूर्ण तैयारी करके मौखिक वाचन करता है, जिससे शिक्षण रोचक व प्रभावशाली बनता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ। अगली विधि में क्या है, दूसरी विधि को देखते हैं। कहानी शिक्षण की दूसरी विधि क्या है। दूसरी विधि में अपनों ने देखा चित्र प्रदर्शन विधि। कौन सी, चित्र प्रदर्शन विधि। देखिए, कोई भी एक कहानी है जो ऐतिहासिक विषय वस्तु से संबंधित है। जैसे मान लीजिए कि एक एकांकी है, कौन सा उदाहरण, हालांकि एकांकी का दे रही हूं, परंतु बहुत से ऐतिहासिक एकांकी भी है, ऐतिहासिक कहानी भी है। औरंगजेब की आखिरी रात से संबंधित एक एकांकी चलता है हिंदी में। अब औरंगजेब से संबंधित, उसके कार्यों से संबंधित आप चित्र दिखाइए। औरंगजेब का स्वयं का चित्र दिखाइए, या फिर ये भी नहीं तो आप ऐसे कीजिए, बहुत से दुर्ग होते हैं, वहां पर आप बच्चे को लेकर जाइए। होता है ये, जो बालकों को है वो टूर पर लेकर जाया जाता है, वहां पर लेकर जाइए और वहां पर दुर्गों में जो मीनाकारी की हुई है उसके माध्यम से बालकों को अवगत करवाइए कि इस प्रकार से हथियार होते थे, इस प्रकार से सेना होती थी, आमने सामने होती थी, इस प्रकार से दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते थे, इस प्रकार का राजा पहनावा पहनता था, रानियां इस प्रकार से आभूषण व पहनावे पहनती थी। और उसके बाद जब रानी राजा को युद्ध क्षेत्र में भेजती थी तो किस प्रकार से तिलक करके और उसकी विजय की कामना करते हुए भेजती थी। इन सभी चीजों को आप उस मीनाकारी, उस चित्रकारी के माध्यम से दिखा सकते हैं।
मान लीजिए आप नहीं ले जा पा रहे तो बहुत से आजकल तो इतने मल्टीमीडिया के जो उपकरण आ चुके हैं कि उनके माध्यम से भी आप बच्चों को उससे संबंधित सारी की सारी चीजें दिखा कर कि यहाँ पर ऐसा होता है। कहानी के साथ साथ आप पिक्चर चलने दीजिए, कहानी के साथ साथ चित्र चल रहा है और आप बताते जा रहे हैं, बालक कभी भी नहीं भूलेगा। और यदि इस विधि से आप शिक्षण करवा रहे हो तो ये विधि है वो वैज्ञानिक विधि या फिर मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इसके माध्यम से करवाया गया शिक्षण है वो सदैव स्थायी रहता है। तो इसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं, तो इसके संबंध में अपन ये बात कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, यदि कहानी की विषय वस्तु से संबंधित चित्र प्रदर्शन द्वारा बालक को विषय वस्तु का ज्ञान करवाया जाता है तो वहां कौन सी चित्र प्रदर्शन विधि, या ये तो है ही है, तो वहां बालक का ज्ञान स्थायी होगा। ये लीजिए, ये चित्र प्रदर्शन विधि है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे अगली विधि की तरफ। तीसरी विधि, देखिए, एक बार 4 भाई थे। 4 भाई थे, वे आपस में रहते थे। तो एक दिन पिता ने उन्हें बुलाया और एक गट्ठर लाने को कहा। उसके बाद सभी को एक एक अलग अलग लकड़ी तोड़ने के लिए, अब ये कहानी है, इसको पूरा करना है। एक बार 4 भाई थे, वो आपस में रहते थे। क्या रहते थे? लड़ते रहते थे। तो एक दिन उनके पिता ने उन्हें बुलाया और एक लकड़ी का गट्ठर लाने को कहा। उसके बाद सभी को एक एक अलग अलग लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। ये वही कहानी है
एकता एकता की शक्ति वाली कहानी, जिसमें पिता है वो एक एक करके तोड़ने के लिए कहते हैं तो वो सभी आसानी से तोड़ देते हैं। फिर पिता है वो उन लकड़ियों को एक गट्ठर में वापस बांध देते हैं और वापस बांध कर कहते हैं कि अब इन सबको एक साथ तोड़ो, जो कि संभव नहीं था। तब पुत्रों को यूं सिखाते हैं कि यदि तुम आपस में लड़ते रहोगे तो कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मिलजुल कर रहना है ताकि तुम्हारा दूसरा कोई फायदा नहीं उठाए, और एकता में ही शक्ति होती है। अब इस कहानी को अपनों ने क्या किया, पहले अधूरा छोड़ा, ठीक है। और इस प्रकार की मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्रकार की आजकल प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। इंग्लिश में तो बहुत पहले से आ रहे हैं, हिंदी में भी इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं, जिससे क्या होता है कि कहानी दी जाती है और यूं होता है कि अधूरी कहानी पूरी करो, अधूरी कहानी पूरी करो, ऐसे बालक को कहा जाता है। तो बालक क्या करता है कि इस अधूरी कहानी को पूरी करने के लिए स्वयं का दिमाग लगाता है और स्वयं सोचता है कि इस शब्द की जगह या इस रिक्त स्थान की जगह कौन सा शब्द आ सकता है और कौन सा शब्द यहाँ पर सही बैठेगा। तो इसलिए वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करता चलता है। फिर बाद में स्वयं मन ही मन वाचन करता है, मौन वाचन करता है कि ये शब्द यहाँ पर सही ठहर रहे हैं कि नहीं। इससे भी बालक का मानसिक विकास होता है। क्यों? क्योंकि बालक स्वयं करता है। तो इस विधि के दो फायदे हो सकते हैं, एक तो बालक में स्वयं कुछ करने की जो प्रेरणा है वो विकसित होती है, या फिर बालक स्वयं इस विधि के माध्यम से अध्ययन करता है तो बालक में स्वयं प्रश्नों के हल करने की क्षमता भी विकसित होती है। एक तो ये, दूसरी बालक में सोचने समझने की क्षमता है वो और अधिक विकसित हो जाती है। और तीसरी बात, आप पढ़ा रहे हो उसका ध्यान कहीं और है तो वो सो सकता है, इस प्रणाली में वो कभी नहीं सोएगा, क्योंकि स्वयं इसमें इस प्रकार से प्रयोग करता रहेगा कि कौन सा शब्द कहाँ आना चाहिए, कहाँ पर बैठना चाहिए। तो इसलिए ये विधि है वो और अधिक रुचिकर मानी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में अपनों ने जो शिक्षण, भाषा शिक्षण से संबंधित जो सोपान देखी, जो विधियां देखी, वो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।